हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए 15 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं करंट अफेयर्स के। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं 15 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही। दोस्तों, अगर बात करें लोकतंत्र सूचकांक 2021 की, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग कितनी रही, 46। याद रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 46 रही। दोस्तों, 2021 की ये सूचकांक है जो कि 2022 में जारी हुई है। याद रखिएगा, 2022 में जारी की गई है। कब जारी की गई, तो 2022 में। और लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही, तो दोस्तों 46। दोस्तों, अगर बात करें टोटल कितने देशों में भारत की रैंक 46 रही, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लोकतंत्र सूचकांक जारी होता है वो 165 स्वतंत्र देश और 2 संघ देशों के टोटल मिला के 167 देशों की लोकतंत्र जारी की जाती है। याद रखिएगा, टोटल कितने थे, 167। इनमें से भारत की रैंक क्या रही, तो भारत की रैंक 46 रही। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये इंडेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की रैंक कितनी रही, 46। दोस्तों, ये भारत की रैंक 2021 की है। अगर आपसे पुरानी भी पूछ सकता है। दोस्तों आइए उनको भी जान लेते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है या किसके द्वारा जारी किया जाता है, दोस्तों तो याद रखिएगा, इसके जारीकर्ता कौन होते हैं, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि जारीकर्ता कौन है, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट हो जाती है। और दोस्तों ये जो लोकतंत्र सूचकांक जारी होता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य यह रहता है कि लोकतंत्र की स्थिति को मापने के लिए जो देश हैं उनकी लोकतंत्र को स्थिति को मापने के लिए यह एक सूचकांक जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। याद रखिएगा, अगर दोस्तों बात करें 2021 में प्रथम देश कौन रहा लोकतंत्र सूचकांक में, तो दोस्तों नॉर्वे, जो कि लोकतंत्र सूचकांक में फर्स्ट पे रहा। और दोस्तों आपसे पहले के साथ साथ दूसरा और तीसरा, तो दोस्तों टॉप 3 याद करना जरूरी हो जाता है। और सबसे अंतिम देश कौन सा रहा, ये चारों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भारत की क्या रैंक रही, सब दोस्तों इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट आपको जरूर याद रखने चाहिए कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर दोस्तों पूछता है प्रथम देश कौन रहा है इस इंडेक्स में, तो दोस्तों नॉर्वे। अगर दूसरे पे पूछता है तो दोस्तों दूसरे पे न्यूजीलैंड रहा है और तीसरे पे फिनलैंड। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। और अंतिम देश कौन सा रहा, तो दोस्तों अफगानिस्तान अंतिम पे रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। अगर दोस्तों भारत की रैंकिंग पूछता है तो भारत की रैंकिंग क्या थी, दोस्तों 46वीं थी। याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग कितनी थी, 46वीं। दोस्तों ये 2021 की बात करें। अगर आपसे एग्जाम में 2020 और 19 की बात करें तो दोस्तों भारत की 2019 में रैंकिंग कितनी रही, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट। अगर आपसे पिछले भी पूछ सकता है तो दोस्तों भारत की रैंकिंग 2019 में 51 रही। याद रखिएगा, कितनी रही, 51। और 2020 में उसे -2 पॉइंट का घाटा हुआ। याद रखिएगा, -2 पॉइंट का घाटा हुआ, वो 53 पे पहुंच गया। कितने पे, 53 पे। 2020 में रैंकिंग कितनी रही, तो दोस्तों याद रखिएगा 53 पे। और 2021 में 46 पे रहा। 2021 में थोड़ा सुधार हुआ है, तो 46 पे लोकतंत्र सूचकांक में भारत रहा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो दोस्तों हाल ही में नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाता है, तो यह कार्यक्रम का नाम है जीवा कार्यक्रम, जो कि नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। किस लिए, दोस्तों ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अगर दोस्तों बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फुल फॉर्म में कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें दोस्तों, तो नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को। याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में हो जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो गोविंद रजलू चिंतालाल जी इसके चेयरमैन हो जाते हैं नाबार्ड के। याद रखिएगा। चलिए अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में और डिटेल की बात करें तो दोस्तों जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी
12 जुलाई 1982 को। तो इससे संबंधित आपको एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये किस समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा शिवरमन समिति की सिफारिश पे ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा कि किस समिति की सिफारिश पे की गई थी नाबार्ड की स्थापना। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके NTPC CBT 1 में भी पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा स्थापना कब हुई है, 1982 में। तो दोस्तों 1980 से 1985 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है, तो छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी योजना चली थी 1980 से 85 के बीच में। तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना चली थी उस टाइम, तो उसी के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं ये दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों 1980 के 85 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। अगर पंचवर्षीय योजना पूछा तो दोस्तों याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश में देश के 75वें संघ दिवस 75वें यूनियन दिवस के अवसर पर 800 से अधिक कैदियों को क्षमादान देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों 75वें अपने यूनियन दिवस के अवसर पर 800 से अधिक कैदियों को क्षमादान करने की घोषणा किस पड़ोसी देश ने की है। तो दोस्तों याद रखिएगा म्यांमार ने अपने कैदियों को क्षमादान देने की घोषणा की है, जो कि 800 से अधिक कैदी हैं उनको क्षमादान देने के लिए घोषणा की है। और दोस्तों कब घोषणा की, तो याद रखिएगा अपने 75वें संघ दिवस के अवसर पर। याद रखिएगा ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछ सकता है कि म्यांमार जो कि अपने 800 से अधिक कैदियों को क्षमादान देने की घोषणा किस अवसर पे की है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने 75वें यूनियन दिवस के अवसर पे किया है इसका। अगर दोस्तों बात करें म्यांमार के संघ दिवस की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 12 फरवरी से हुई थी। याद रखिएगा म्यांमार का संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कब, तो 12 फरवरी को। अगर आपसे म्यांमार का आज़ादी दिवस पूछ सकता है दोस्तों, तो आज़ादी दिवस म्यांमार का मनाता है, तो 4 जनवरी 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा आज़ादी दिवस कब हुई थी, 4 जनवरी 1948 को। अगर दोस्तों म्यांमार की कैपिटल पूछते हैं आपसे, तो नाई पिटाओ ये म्यांमार की कैपिटल हो जाती है, राजधानी हो जाती है। याद रखिएगा म्यांमार की राजधानी नाय पिटाओ हो जाती है। अब मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो बर्मी कयात यहाँ म्यांमार की मुद्रा हो जाती है। अगर राष्ट्रपति की बात करें प्रेजेंट टाइम में म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो माइंट स्वे राष्ट्रपति हो जाते हैं म्यांमार के। और प्रधानमंत्री ये दोस्तों कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति, याद रखिएगा राष्ट्रपति सॉरी। अगर प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री म्यांमार के मिंग ऑन्ग हालिंग हो जाते हैं। मिंग ऑन्ग हालिंग ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगर म्यांमार की और डिटेल की बात करें म्यांमार से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इरावती नदी ये म्यांमार में हो जाती है, जो कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगर म्यांमार के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें, तो हाका कबोराजी ये हाका कबोराजी सबसे ऊंचा पर्वत है म्यांमार का, दोस्तों याद रखिएगा। और म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल चिनलोन। ये दोस्तों पैर पे बॉल को बैलेंस बनाने वाला एक गेम है, ऐसे ही खेला जाता है ये, तो याद रखिएगा जो कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल हो जाता है चिनलोन, ये म्यांमार का हो जाता है। और म्यांमार की सांसद का क्या नाम है दोस्तों, तो पाइथू हल्लू टावा ये म्यांमार की संसद का नाम हो जाता है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों इस वीडियो में आज हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी। दोस्तों याद रखिएगा सिंगापुर एयर शो की बात हो रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना और सिंगापुर की वायुसेना के साथ ही एक्सरसाइज होने वाली है। तो दोस्तों इसमें भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ इसमें भाग ले रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा तेजस के साथ। किसके साथ, भारत का वायुसेना का विमान हो जाता है तेजस, याद रखिएगा, जो कि सिंगापुर एयर शो में भाग लेगी। 2022 में ये एयर शो होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 15 से 18 फरवरी के बीच शुरुआत होगी इसकी। याद रखिएगा डेट भी 15 से 18 फरवरी के बीच में इसकी शुरुआत की जाएगी सिंगापुर एयर शो की, जिसमें भारत के वायुसेना का तेजस विमान भाग लेगा दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें
भारतीय वायुसेना में तेजस जो और किन किन एक्सरसाइजों में भाग लिया, तो दोस्तों तेजस दुबई के एयर शो में भाग लिया, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे सिंगापुर पूछता है तो भी तेजस हो जाएगा। अगर दुबई एयर शो पूछता है तो दोस्तों ये दुबई एयर शो में भी तेजस ने ही भाग लिया था। और दोस्तों मलेशिया एयर शो में भी तेजस ने ही भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन तीनों देशों के एयर शो में तेजस विमान ने ही भाग लिया भारतीय वायुसेना की तरफ से, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों ये पॉइंट्स। अगर दोस्तों बात करें प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख किसे चुना गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, विवेक राम चौधरी जी को वायुसेना के प्रमुख के रूप में चुना गया। याद रखिएगा वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया दोस्तों, तो विवेक राम चौधरी जी को वायुसेना के प्रमुख के रूप में चुना गया दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिंगापुर की। तो दोस्तों सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर हो जाती है, याद रखिएगा सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। और दोस्तों बात करें सिंगापुर की करेंसी की, तो दोस्तों सिंगापुर में मुद्रा चलती है सिंगापुरी डॉलर। याद रखिएगा सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलती है। और राष्ट्रपति कौन है सिंगापुर के, तो दोस्तों हलीम याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों ली हसन लुंग वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं सिंगापुर के, याद रखिएगा। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछता है सिंगापुर के एग्जामों में तो दोस्तों याद रखिएगा हलीम याकूब जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ली हसन लुंग वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों ये योजना जो शुरुआत हुई है ये कौन सी योजना है, तो दोस्तों स्माइल योजना, याद रखिएगा स्माइल योजना है जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याणों के लिए ये योजना शुरू की गई है। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, दोस्तों ये ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। याद रखिएगा किसके द्वारा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है शुरुआत की गई इस योजना की, तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई है, ये जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा वीरेंद्र सिंह ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हो जाते हैं, जिनके द्वारा वीरेंद्र सिंह जी जिनके द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाते हैं, तो दोस्तों वीरेंद्र सिंह जी मंत्री हो जाते हैं जिनके द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात करें एग्रीटेक कंपनी है कृषि नेटवर्क, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी को कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम में, ब्रांड एम्बेसडर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडरों को कवर करते हैं। दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार जी को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। याद रखिएगा अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों ये मेडिसिन कंपनी हो जाती है मेडी बडी, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को। और बाटा जो कि शूज़ बनाती है, याद रखिएगा ये बाटा शूज़ कंपनी हो जाती है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दोस्तों दिशा पटानी बाटा की ब्रांड एम्बेसडर हो जाती हैं। अगर दोस्तों बात करें गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर की, तो दोस्तों ये गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया। याद रखिएगा ऋतिक रोशन को गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर दोस्तों बात करें हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक जी को बनाया गया है। याद रखिएगा अदिति अशोक को। अगर किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें दोस्तों किनारा कैपिटल के रविंद्र जडेजा को बनाया गया, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हो जाते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्हें किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर दोस्तों बात करें स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर की, दोस्तों ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जी को फिनो पेमेंट बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर। सभी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर दोस्तों आप इस वीडियो को इन तक देखते हैं तो आपके एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न अगर बनते भी हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों इस वीडियो को इन तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल नीलामी 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके। अगर दोस्तों बात करें सबसे महंगे खिलाड़ी, जो कि आईपीएल का ऑप्शन चला था 2022 का, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ईशान किशन
जिन्हें आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी खरीद बने हैं। याद रखिएगा, आईपीएल ऑक्शन 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? ईशान किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। याद रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईशान किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है कितने में? तो फिर 15.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा ईशान किशन को। अगर दोस्तों बात करें आईपीएल 2022 की, तो ये कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे भी संबंधित खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण हो रहा है, शुरू होने वाला है? दोस्तों याद रखिएगा, 15वां संस्करण शुरू होने वाला है। अगर पूछता है स्पॉन्सर कौन है इसका, तो दोस्तों अब की बार स्पॉन्सर टाटा हो जाएगा आईपीएल 2022 का। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों पहले तो आईपीएल में 8 टीमें खेलती थी, और अब टोटल कितनी टीमें खेलेंगी 2022 के आईपीएल में? तो दोस्तों याद रखिएगा, 10 टीमें खेलेंगी, जिसमें से एक लखनऊ की और एक गुजरात की टीमें 2 और एक्स्ट्रा हो गई। याद रखिएगा, 2 टीमें अगर कौन सी पूछता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ की और गुजरात की जाती हैं 2 टीमें और एक्स्ट्रा। पहले 8 हुआ करती थी और अब 2 टीमें और बढ़ गई हैं। कौन कौन सी? तो लखनऊ और गुजरात। दोस्तों तो याद रखिएगा, आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमें हैं? तो दोस्तों 10 टीमें हो जाती। दोस्तों अगर आपसे आईपीएल 2022 पूछता तो आपसे आईपीएल 2021 के बारे में भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, तो इसलिए उसको भी चलिए कवर कर लेते हैं, आईपीएल 2021 की। अगर दोस्तों बात करें आईपीएल 2021 का कौन सा संस्करण था, तो दोस्तों याद रखिएगा, वो 14वां संस्करण हो जाता है। अगर किस देश में मेजबान देश था, तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत और यूएई। दोस्तों भारत और यूएई ये आईपीएल 2021 के मेजबान देश से, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें आईपीएल 2021 के विजेता कौन रही, तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 की विजेता रही। अगर उप विजेता की बात करें दोस्तों, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने नाइट राइडर्स को हरा के आईपीएल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। अगर दोस्तों बात करें ऑरेंज कैप होल्डर कौन है, तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ रहे, जो कि जिन्होंने सर्वाधिक रन मारे थे आईपीएल 2021 में। और दोस्तों बात करें पर्पल कैप की, तो दोस्तों पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल हो जाते हैं, जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल बजाज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों राहुल बजाज जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये एक उद्योगपति थे। याद रखिएगा, ये एक उद्योगपति हो जाते हैं राहुल बजाज जी। दोस्तों जो बजाज ऑटो इंडस्ट्री है, ये बजाज ऑटो इंडस्ट्री के मालिक थे। याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों एक और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। 2001 में राहुल बजाज जी को पद्म भूषण दिया गया था। तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो कि पद्म भूषण हो जाता है, वो राहुल बजाज जी को कब दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, 2001 में दिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है कि राहुल बजाज जी को पद्म भूषण से किस वर्ष नवाजा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2001 में राहुल बजाज जी को पद्म भूषण से नवाजा गया था। याद रखिएगा, और ये कौन है? तो दोस्तों बजाज ऑटो इंडस्ट्रीज के मालिक हो जाते हैं, ये उद्योगपति थे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करें 13 फरवरी को जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो किसकी जयंती के अवसर पर रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी के जयंती के रूप में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों पूछता है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं दोस्तों। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये सरोजिनी नायडू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर दोस्तों बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो दोस्तों इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, भारत की कोकिला के नाम से। और दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था और भारत की स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों याद रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता था? तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को। और दोस्तों सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता था। याद रखिएगा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत की कोकिला तो सरोजिनी नायडू जी और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। अगर दोस्तों बात करें सरोजिनी नायडू जी को इसकी उपाधि किसने दी थी, भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी।
याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि किसके द्वारा उपाधि दी गई, तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या थी। अगर दोस्तों बात करें विश्व रेडियो दिवस की जो 2022 की, तो इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों इसकी थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट। ये 2022 की थीम थी। अगर दोस्तों बात करें रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी। अगर आपसे पूछता 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी, तो दोस्तों याद रखिएगा रेडियो एंड ट्रस्ट। और 2022 की थीम दोस्तों रेडियो एंड ट्रस्ट हो जाती है। और यह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों अगर बात करें नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों ये बिहार के मुंगेर जिले में किया गया है। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा। याद रखिएगा नितिन गडकरी जी के द्वारा गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, दोस्तों बिहार राज्य के मुंगेर जिले में। याद रखिएगा काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है प्रश्न कि बिहार राज्य के मुंगेर जिले में रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। और दोस्तों अगर पूछता है किस नदी पर किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा गंगा नदी पर किया गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी, दोस्तों 14.5 किलोमीटर की लंबाई यह पुल हो जाती है। याद रखिएगा, चलो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों बिहार के बारे में बात करें अगर डिटेल्स में, तो दोस्तों बिहार की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों अगर बिहार की कैपिटल आपसे एग्जाम में पूछता है, तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार की कैपिटल पटना हो जाती है। अगर दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री के बिहार की, तो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं बिहार के। और राज्यपाल दोस्तों बिहार के कौन है, तो फागू चौहान जी राज्यपाल हो जाते हैं बिहार के। और दोस्तों अगर बात करें विधानसभा की और विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं बिहार में, तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं, 75 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं और 43 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों एन चंद्रशेखरन जी को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इनका 5 साल का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें एन चंद्रशेखरन जी की, तो दोस्तों इन्हें 2016 में टाटा सन्स बोर्ड में शामिल हुए थे। याद रखिएगा इन्हें 2016 में टाटा सन्स बोर्ड में शामिल किया गया था और इन्हें 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनाया गया था। याद रखिएगा 2017 में ये टाटा सन्स के चेयरमैन बने और 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए थे एन चंद्रशेखरन जी, जिनका कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में फिर से बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह आपको सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।